नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में इस समय हम कुर्ट ज़ेडेक लुईन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी को टोपोलॉजिकल फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है, टोपोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी के नाम से भी आप देखते हैं। लेविन ने 2 किताबें लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजी साइकोलॉजी। बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन टोपोलॉजी होता है, पर हम इसको टोपोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, मतलब हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरी किताब थी कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजिकल फोर्सेस, 1938 में आई थी। इन दोनों ही किताबों में मुख्यतः उन्होंने अपनी फील्ड थ्योरी के बारे में बताया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी गेस्टाल्ट थ्योरी है, जो होल को देखती है, पार्ट्स को बाद में होल टू पार्ट्स जाती है। जैसे आपके सामने यदि एक वृक्ष खड़ा है तो उसको आप वृक्ष देखते हैं, उसकी पत्तियां, उसका तना, उसकी शाखाएं आप बाद में देखेंगे, उसके पुष्प आप बाद में देखेंगे। ऐसे ही ये होल पर काम करता है। होल यानी कि बिहेवियर, व्यक्ति का बिहेवियर कैसे होगा। अब हमने लेक्चर की शुरुआत यहाँ से इसलिए की क्योंकि हम ऑलरेडी एक लेक्चर इस पर ले चुके हैं, जहाँ पर हमने पूरी थ्योरी क्या है वो डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि क्षेत्र सिद्धांत के आवश्यक तत्व कौन से हैं, मेन एलिमेंट्स फील्ड थ्योरी के क्या है। तो जब आप ये पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये लिखा मिलेगा कि इनका सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी के जैसा ही था, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल मनुष्य का बिहेवियर कैसा रहता है उसके विषय में कुछ तत्व थे, तो उन तत्वों के विषय में जो जानकारी है उससे एक पर्टिकुलर जो बिहेवियर बना, उस बिहेवियर पैटर्न को पढ़ा और उस बिहेवियर पैटर्न को जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं फिर उनकी ओर ये गए, ठीक है। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं सुना होगा उनको मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहती हूँ, ठीक है। और वो देने के लिए मैं ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ से हटाती हूँ। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस स्पेस का मैं थोड़ा यूटिलाइजेशन करूँगी ताकि आप समझ सकें, ठीक है। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर सुना था, बेस कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है, वो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन है, ये है हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन, आप ये मान के चलिए ये इस तरीके से कुछ बनाया हुआ था। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये पहले आप इसकी बात करते हैं हम, ये जो एरिया है ये हमारा एरिया है, किसी भी व्यक्ति का पर्सन स्पेस, ठीक है। ये जो पर्सन है ये इस क्षेत्र में है, ये है इसका लाइफ स्पेस, ठीक है। इस लाइफ स्पेस को हम साइकोलॉजिकल स्पेस भी कहते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति है, मैं फिर से व्यक्ति पे आ रही हूँ, जो व्यक्ति है उसके जीवन में क्या है, वो खुद है, और वो खुद है पी, और क्या है, उसका एनवायरनमेंट है, उसकी नीड्स भी हैं, उसकी ज़रूरतें भी हैं, उसकी डिज़ायर्स भी हैं, और वो उन डिज़ायर्स तक कैसे पहुँचेगा, यानी उनको अकम्प्लिश कैसे करेगा, ये सब चीज़ें, और उसकी नीड्स को फुलफिल कैसे करेगा, ये सब चीज़ें उसके ऊपर तो निर्भर करेगा ही, लेकिन उसके एनवायरनमेंट पे भी निर्भर करेगा, ठीक। तो ये इंसान की नीड्स, उसके एस्पिरेशंस, वो खुद और एनवायरनमेंट, ये पूरा का पूरा जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री ऑफ अ पर्सन हो गया। ये जो पूरा एनवलप किया हुआ है उसे लंबा सा, ये हो गया उसका लाइफ स्पेस। और ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है ये वो क्षेत्र है जो उसका एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है, जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, जहाँ तक उसका मेन एम है। आप अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं 12वीं या फिर MA या फिर B.Ed, आपका इस समय लक्ष्य है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, लेकिन हो सकता है आपके आगे का लक्ष्य बहुत बड़ा हो सकता है आप IAS PCS करना चाहें, हो सकता है एक सफल टीचर बनना चाहें, हो सकता है आप एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहें। तो ये वो क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में 2 चीज़ें होती हैं, वेक्टर्स, ये वो वेक्टर है जो पॉजिटिव है, यानी उसको आगे बढ़ाता है, ठीक। और यहाँ से एक और वेक्टर है जो उसको पीछे हटाने की कोशिश करता है। ये वेक्टर उसको हमेशा मोटिवेट करेगा, पॉजिटिव है, और ये वेक्टर उसको हमेशा रोकेगा। हमारे आम जीवन में भी ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं और कुछ चीज़ें हमें रोकती हैं। वो आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य भी हो सकती है। हमारे अंदर की भी कुछ इमोशंस, कुछ चिंताएं, कुछ अवसाद, कुछ रुकावटें, कुछ हिचकिचाहट हमें रोकती है, और हमारा एनवायरनमेंट, हमारे बाहर के लोग भी हमें रोकते हैं।
कई जगहों पर आप इतने ज़्यादा सशक्त होते हैं कि आप सोचते हैं कि जिस स्थिति परिस्थिति में मैं हूँ वहाँ से तो मैं बाहर निकलूँगा ही निकलूँगा या निकलूँगी ही निकलूँगी, और आपको एनवायरनमेंट भी ऐसा मिल जाता है, आपको लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी मदद करते हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर इसके विपरीत, जो अभी हमने कहा उसके बिल्कुल विपरीत हो जाए, आप रुक रहे हैं और आपको एनवायरनमेंट भी ऐसा मिल गया, यानी कि रीस्ट्रेन कर रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं। चलिए, इसके बाद हमारा यहाँ हमने एक लाइन खींची थी, कल का लेक्चर देख लीजिएगा आप चाहें तो, और यहाँ हमने लिखा था जी का मतलब होता है गोल, इसका मतलब होता है लक्ष्य। शुरुआत में हमारा लक्ष्य ये है, अभी मेरा लक्ष्य है कि आप इस लेक्चर को समझ लें, आपका लक्ष्य है कि आप अपना एग्जाम पास कर लें, लेकिन ऊंचा लक्ष्य तो हमारा और आपका दूसरा ही होगा, तो उसको इस डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा अब आप देखिए कि इसमें आपके पास फोर्सेस भी हैं, आपके पास स्पेस भी है, आपके पास पर्सन है, आपके पास एनवायरनमेंट है। अब किसी भी व्यक्ति को अंदरूनी कैसा फील होता है और उसको एनवायरनमेंट कैसा मिलता है, उसको संसाधन कैसे मिलते हैं, वो किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ता है, ये सब चीज़ें उसके जीवन को पूरा ऑन अ होल इन्फ्लुएंस करती ही है, और उसी हिसाब से उसका अपना एक बिहेवियर बन जाता है। हमने कल ये बात डिस्कस की थी कि बिहेवियर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बिहेवियर इज इक्वल्स टू एफ पी एंड ई, या फिर बिहेवियर इज इक्वल्स टू एफ लाइफ स्पेस। यानी बिहेवियर जो है वो किसका फंक्शन होगा, फंक्शन होगा पर्सन और एनवायरनमेंट का। हमारे एनवायरनमेंट में हमें बहुत सारे और भी लोग मिलेंगे और हम खुद भी हैं, या फिर बिहेवियर डिपेंड करेगा किसका फंक्शन होगा, लाइफ स्पेस का। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये पूरा लाइफ स्पेस ही है, लाइफ स्पेस जिसको हम साइकोलॉजिकल स्पेस भी कहते हैं, जिसमें हमारा मनोविज्ञान बनता है, जिसमें हम बनते हैं, हमारा व्यक्तित्व बनता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर है तो पुराना एक लेक्चर आप चाहे तो देख सकते हैं। अब हमारे पास है मेन एलिमेंट्स। कौन कौन से ऐसे मेन एलिमेंट्स होते हैं जो फील्ड थ्योरी में होते हैं? तो सबसे पहली बात तो लाइफ स्पेस। अभी मैंने आपको बताया कि लाइफ स्पेस क्या होती है, ये है हमारा लाइफ स्पेस। घुमा फिरा के बात वही है कि हम धरती पे रहते हैं, लेकिन पूरी धरती तो हमारी नहीं है। हम अपने घर में रहते हैं, हम हमारे घर में रहते हैं, हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट वो होता है। उसके बाद हमारे रिश्तेदार, हमारा स्कूल कॉलेज, यानी वो लोग जिनसे हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, या वो लोग जिनके साथ हम काम करते हैं, ये हमारा सर्किल है, ठीक है ना। ये जो सर्किल है यही हमारा एनवायरनमेंट है, और हम है वो पर्सन, ये हमारा एनवायरनमेंट है। एक व्यक्ति जिसने कभी चांद पे जाने की सोची होगी, सबसे पहली बार उसका भी अपना एक एनवायरनमेंट रहा होगा, और उसके लिए उद्देश्य क्या था? उसके लिए छोटा उद्देश्य तो उन सारे ट्रायल्स को करने का था जिससे वो एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप कर सके कि वो चांद पे जाएं, और अल्टीमेटली ये जो आपका फॉरेन हल है, फॉरेन हल ऑफ स्पेस बोलते हैं इसको, ये उनका बड़ा लक्ष्य रहा होगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, और ये हमारा जीवन है, ये हमारी पर्सनल नीड है, और हमारी जिंदगी हम कैसे बन जाएंगे वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारी खुद की इंट्रिंसिक पावर्स क्या है या कमियां क्या हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है उनकी पावर क्या है, वो हमें पावर देते हैं, हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट ही आपका लाइफ स्पेस है। दूसरा एलिमेंट है बैरियर। जैसा कि हमने कहा, बैरियर का मतलब ही होता है रुकावट। हर वो चीज़ जो आपके अंदर की है आपको रुकावट देती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों को समस्या समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बहुत ज़रूरी काम से आज तो अपना स्कूल या कॉलेज मिस नहीं करना है, या आपको कोई और सेमिनार कॉन्फ्रेंस मिस नहीं करना है, लेकिन भयंकर बारिश हो गई। अब इस भयंकर बारिश को आप एक रुकावट समझेंगे या इससे पार पाएंगे? दो व्यक्ति होंगे, दोनों का अलग मत होगा, या हो सकता है एक पूरे ग्रुप के लोग ये सोचें कि इतनी बारिश में जाना तो संभव ही नहीं है, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हम गीले हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि एक व्यक्ति ये सोचे कि मेरे लिए ये कॉन्फ्रेंस या स्कूल का अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, मैं जाऊँगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बैरियर था, उस बैरियर को उसने क्रॉस किया। लेकिन जीवन में बैरियर तो आते ही हैं। तो यहाँ पर जो बैरियर है वो परमिएबल, आपके अंदर परमिएबल का क्या मतलब होता है? आपने इसको साइंस में पढ़ा होगा,
अंदर चला जाएगा, हमारे अंदर तक चला जाएगा, जैसे कि आर पार हो जाएगा, उसने हमारे अंदर घर ही कर लिया। या फिर आप एक ऐसे स्थिति में है जहां से आपने बाहर निकल जाना है। तो अल्टीमेटली जो बैरियर हमारे पास आएंगे वो बैरियर ये है जो हमने यहाँ पर बात की थी ना, कि ये जो वेक्टर है जो हमें रोकेगा, ये हमारा बैरियर है। कल वाले डायग्राम में बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगा, यहाँ तो समझाने के लिए इसमें बहुत सारे स्केचेस चल गए हैं। तो ये बैरियर दूसरी चीज है कि बैरियर होता है। फिर तीसरा, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन मतलब भिन्नकरण, भिन्न भिन्न तरीके से देखना। अब आप देखिए, एक छोटा बच्चा, उसका एनवायरनमेंट अलग है। जब वो बड़ा हो रहा है, अपने स्कूल में है, अपने जैसे दोस्त बनाता है। अगर मान लीजिए कि वो बच्चा सौभाग्यशाली है, उसको बहुत अच्छा टीचर मिल गया तो मोटिवेट कर देंगे। और अगर इस मामले में वो थोड़ा, ये कहना चाहिए कि इतना अच्छा समय नहीं रहा, अच्छे टीचर नहीं मिले, मैं यहाँ पे बहुत अपनी वाणी को बहुत सावधानी से सच में दो हिस्सों में बांटती हूँ टीचर्स को। एक वो होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो हर बच्चे को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, और एक ये मान के ही चलते हैं कि बच्चा कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे लोग को टीचर नहीं बनना चाहिए। अगर आप भी टीचिंग की तरफ जा रहे हैं और आपका ये एटीट्यूड है कि ये कुछ कर नहीं सकता, तो मत बनिए टीचर। हमें अच्छे स्ट्रॉन्ग टीचर्स की ज़रूरत है, हमारे देश को, इस पूरी दुनिया को। तो भिन्नीकरण का क्या मतलब होता है? यहाँ पर भिन्नीकरण का मतलब है कि देखिए, हर एक व्यक्ति का एनवायरनमेंट बदलता है, और क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, अभी वो बच्चा था, स्कूल जाता था, घर आता था, बड़ा हुआ, स्कूल जा रहा है, हो सकता है एकेडमी जा रहा हो सकता है स्पोर्ट्स एकेडमी जा रहा हो, वहाँ के कोचेज अलग होंगे, वहाँ के लोग अलग होंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होगा। हो सकता है कि स्कूल में उसको इतना प्रमोशन कभी ना मिला हो, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा प्रमोशन मिल गया। तो आप देखिए कि अलग अलग टाइम में उसका एनवायरनमेंट बदल रहा है, और उसकी जो सोच पहले थी वो सोच में भी भिन्नता आ गई है, डिफरेंसेस आ गए हैं। अब जब वो और बड़ा होगा, और उसके बाद जब वो कॉलेज करने लगेगा, या फिर कहीं और जाएगा पढ़ने के लिए, या कोई टीम उनसे आके मिलेगी, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसके जीवन में प्रवेश कर ले, या बहुत सारे लोग, या किसी से वो इन्फ्लुएंस हो जाए, तो उसकी सोच, उसकी धारणा बिल्कुल बदल जाती है। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट तो हमारा हम भी चूज करते हैं और एनवायरनमेंट भी हमें चूज करता है, लेकिन हमारी जो सोच है वो भी बहुत ज़्यादा बदल जाती है। ठीक है ना? एज के साथ साथ हमारा जैसे जैसे हमारा स्पेस बड़ा होता चला जाता है, हमारा स्पेस बड़ा होता है ना, जैसा कि मैंने कहा, जब हम स्कूल में थे तो हम स्कूल में थे, घर में थे, हम बड़े हुए तो हम स्कूल, घर, आप लोग शायद कोचिंग्स और ट्यूशन्स के लिए जाते होंगे, तो स्पेस बढ़ गया, फिर हम और बढ़े, फिर हमारा स्पेस बढ़ गया। तो जैसे जैसे हमारा स्पेस बढ़ता है, हमारा थॉट, हमारा बिहेवियर पर्सन और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, तो वो बिहेवियर भी हमारा बढ़ता चला जाता है। और यहाँ लोकोमोशन, हम डिफ्रेंशिएशन पे है, तो डिफ्रेंशिएशन का अब क्या मतलब हुआ कि अब दो चीज़ों में वो डिफ्रेंशिएट करना लगता है। जो परंपरागत चीज़ें उसको बताई गई थी, या जो रूढ़िवादी चीज़ें उसको बताई गई थी, या एक लकीर का फ़कीर बनने की अगर उसको ट्रेनिंग दी गई थी, जो सुन रहा था, हो सकता है कि अब उसका दिमाग खुल जाए, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके के लोगों को वो मिला है। तो जो वो पहले सोचता था और जो वो अब सोच रहा है, और जो फिर 10 साल 5 साल के बाद वो सोचेगा, उसमें काफ़ी फ़र्क होगा, भिन्नता होगी, डिफ्रेंशिएशन होगा। चौथा स्तंभ है हमारा लोकोमोशन। लोकोमोशन का क्या मतलब होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है कि देखिए, जैसे जैसे हमने गति की ना, डिफ्रेंशिएशन तो तभी आया जब हमने गति की, जब हम आगे बढ़े। तो गति करने में दो चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए कि आपका संतुलन है, आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है, जो आप करना चाहते थे, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी कायनात आपकी मदद कर रही है। ठीक है? एक संतुलन बनेगा, आपको संतुष्टि होगी। आपको संतुष्टि होने का मतलब ही है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करेंगे कि आपको सक्सेस मिल गई, सफलता मिल गई है। लेकिन अगर असंतुलन हो जाएगा, आप करना कुछ और चाहते थे और आपने कर कुछ और लिया, भले ही वो अपने एनवायरनमेंट के दबाव में, परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में, या किसी और स्थिति परिस्थिति के दबाव में, यदि आपने कर कुछ और लिया, तो असंतुलन हो जाएगा। ये वो बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रीम को भी अपने पेरेंट्स या समाज के दबाव में ले तो लिया, पर वो संतुष्ट नहीं है, वो करना कुछ और चाहते थे और वो कर कुछ और रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? एक संतुलन हो गया ना, एक असंतुलन हो गया। असंतुलन का मतलब ही है कि इंसान को ऐसा लगेगा कि मैं असंतुष्ट हूँ। असंतुलन यानी असंतुष्ट।
संतुष्ट, और असंतुष्ट होगा तो उसका बिहेवियर उसी हिसाब से बदल जाएगा। आप जब समाज में लोगों से जाके बात करना शुरू करते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई हो जाती है, नौकरी करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं जो या तो बहुत ही बड़े मोटिवेटर बन जाते हैं, कई बार ऐसा कारण होता है कि क्योंकि वो बहुत कुछ करना चाहते थे और कर नहीं पाए, या फिर बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत कुछ करना चाहते थे और कर नहीं पाए। तो अल्टीमेटली ये हमारे इंट्रिंसिक, हमारे अंदर के बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है, हमारे अंदर की कॉल हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। बिहेवियर तो हमारा ये सब बना ही रहे हैं। फिर होता है कर्षण, कर्षण शक्ति, बैलेंस। इस बैलेंस पे हम एक अलग पूरा एक सेपरेट लेक्चर भी लेंगे। फिलहाल जो मेन एलिमेंट्स है उसमें ये आया है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कर्षण, दो शब्दों को इसके साथ आप जोड़ सकते हैं, एक आकर्षण और एक होता है विकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन, धनात्मक, जैसे आप बोलते हैं ना हिंदी में धनात्मक। धनात्मक क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। धनात्मक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव। और विकर्षण, विकर्षण का मतलब है डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। ऋणात्मक का क्या मतलब होता है? ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव। आप सिर्फ इसको प्लस और आप सिर्फ इसको नेगेटिव माइनस से भी शो कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास दो तरीके की शक्तियां हैं। जैसे बैरियर है ना, हमें रोक रहा है, लेकिन हमारे पास एक वेक्टर वो भी है जो ड्राइविंग फोर्स है हमारा, जो हमें ड्राइव कर रहा है। तो कई बार किसी चीज़ के प्रति हमारा बहुत ही आकर्षण होता है जो हम करना चाहते हैं, तो यदि हम उस तरफ बढ़ गए तो बहुत बढ़िया है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपको आपके मन का सब्जेक्ट, आपके मन का फील्ड मिल गया तो ये आपके लिए एक अट्रैक्शन है, आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया, बैलेंस पॉजिटिव हो गया। आप उसकी तरफ बढ़ेंगे और उसकी तरफ बढ़ने के बाद पूरी तरीके से, क्योंकि आप उसमें अपना काम लगा देंगे, तो इसका मतलब कि पूरी तरीके से जब आपने अपने आप को उसमें घोल लिया और उसको अपने आप में घोल लिया तो आप एक बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। आपका बिहेवियर उस हिसाब का बन जाएगा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे आप, बहुत ही ज़्यादा अपने लक्ष्य के प्रति और ज़्यादा सजग हो जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाएंगी लर्निंग से जुड़ी हुई। जबकि अगर डिस्ट्रैक्शन, विकर्षण आ गया है तो ऋणात्मक हो जाएंगे। ऋणात्मक का मतलब है नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव का मतलब आप पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, मन नहीं है आपका लेकिन आपको करना पड़ा। ऐसी स्थितियाँ थी, आप पढ़ना चाहते थे, आप बहुत पढ़ना चाहते थे, लेकिन आपके पास किसी भी वजह से, किसी भी अप्रिय घटना की वजह से या किसी और कारण से दबाव आ गया कि घर की स्थिति बहुत गंभीर है, पैसे के मामले में तुम जाके पैसा कमा के आओ। अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, परिवार को तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ये क्या है? ऋणात्मक हो गया। हम करना कुछ और चाहते थे, मेरा मन कुछ और करने का था, मुझे पढ़ाई से बहुत लगाव था, लेकिन अब मुझे ये करना पड़ रहा है। या मेरी संगीत में बहुत रुचि थी, मैं कमाल कर देता अगर संगीत में जाता तो, पर मुझे ज़बरदस्ती एक कोर्स पकड़ा दिया जो मेरे विश का नहीं है और मुझे वो पढ़ना पड़ता है। ये हो गया ऋणात्मक। ये अब आप अट्रैक्शन भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा फैक्टर है कर्षण शक्ति, जिसे हम बैलेंस कहते हैं। इसको जो आकर्षण है, जिसको हम धनात्मक कहते हैं, उसको आप पॉजिटिव बैलेंस कह सकते हैं, और जो विकर्षण है उसको आप नेगेटिव बैलेंस कह सकते हैं, ठीक है, कहते ही हैं। फिर आ जाता है अधिगम सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग। अच्छा, जब हम थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो हमारा क्या ज्ञान है और हमें उस ज्ञान से क्या प्रेरणा मिली। उस ज्ञान से जो हमें प्रेरणा मिली वो प्रत्यक्ष रूप से जब हमारे सामने आती है या हम उसको फलीभूत कर लेते हैं तो हमें उसमें दक्षता मिल जाती है, यानी एक शिखर तक हम पहुंच जाते हैं। हमने ज्ञान अर्जित किया और हमारा उस ज्ञान को अर्जित करने का एक लक्ष्य था। जैसे जैसे हम उस ज्ञान को अर्जित करते गए, हम डेवलप करते गए। जब हम डेवलप करते जा रहे हैं तो हमारी प्रेरणा बढ़ती जा रही है। जैसे ही हमारी प्रेरणा बढ़ती जा रही है तो हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी आ रहे हैं, और उन परिवर्तनों के साथ, प्रेरणा के साथ जब हम ज्ञान को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं, हमें एक दक्षता आ जाती है, हम कहीं ना कहीं कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है ना। हालांकि थ्योरी ऑफ लर्निंग और बैलेंस, इन दोनों पे अलग भी लेक्चर्स लिए जाएंगे, इसको विस्तार से समझा जाएगा। लेकिन अगर मेन एलिमेंट्स में पूछा जाए तो मेन एलिमेंट्स में आप ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिख कर आएंगे, ठीक है। अगर कोई इसमें इशू होगा तो पूछ लीजिएगा। याद रखिएगा कि हमारे कर्ट लेविन, जिनको हम लेविन या फिर उनका पूरा नाम कर्ट ज़ेडेक लेविन था, इन्होंने ये पूरी थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को
अलग अलग पार्ट्स में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन एमए प्रीवियस में पूरा एक क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, तो आप सारे बिंदु और सारी थ्योरी साथ में लिख कर आएंगे। लेक्चर को अलग अलग इसलिए समझाया है ताकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में देकर आपके सामने प्रस्तुत करें, आपको समझाएं और आपको ईजिली समझ में आ जाए। यूजीसी नेट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है। कल हमने कर्ट लेविन क्या सोचते हैं इनकी डेफिनेशन भी दी थी। आज इनकी 2 किताबों के नाम दिए हैं, कौन से सन में ये किताबें आई थी याद रखिएगा। इस पूरे के पूरे ये जो हमने आज का लेक्चर लिया है, अगर कोई कंफ्यूजन है ना कहीं तो पूछ लीजिएगा। एक और चीज़, ये बड़ा लेक्चर छोटे छोटे टुकड़ों में शॉर्ट्स के फॉर्म में हम डाल देते हैं। उन शॉर्ट्स में डिस्क्रिप्शन में कोई टॉपिक नहीं लिखते हैं, लेकिन ये ज़रूर लिख देते हैं कि ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपको कौन सा लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो पूरा वीडियो उन शॉर्ट्स को देखने के बाद देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड ये वाला जो लेक्चर था ये ऑलरेडी डाला जा चुका है, और अगर इनमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि इस थ्योरी को गेस्टाल्ट थ्योरी GESTALT थ्योरी से भी कई बार कंपेयर किया जाता है, दोनों को मिला जुला माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी ऑन अ होल की बात होती थी। यहाँ पर भी पहले हम ऑन अ होल की बात कर रहे हैं। हमने बिहेवियर सबसे पहले लिखा है, और बिहेवियर किन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगा, किन फंक्शंस पे डिपेंड करेगा, वो बाद में लिखा है। तो ओवरऑल हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, यानी होल की बात कर रहे हैं। गेस्टाल्ट भी होल की ही बात करते थे, ठीक है ना। गेस्टाल्ट थ्योरी पर अलग लेक्चर आप देख लीजिएगा, अभी डाला नहीं है, जब डालेंगे तब देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, पर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। बाकी शिक्षा सब्जेक्ट से अपनी संबंध, अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।